हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि फ्रेंड्स आप 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सेट 7 2025 822 सीबी सेट को सॉल्व करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप वो गणित में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, जितना फ्रेंड्स आप बुक के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप बहुत क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 2 से 3 सेट को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप इसके पहले के सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फ्रेंड्स इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से फ्रेंड्स 1 से लेकर 6 तक और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सातों सेट के वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये गणित का पेपर है, कोई हिंदी या सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं है कि आप जाएंगे बना कर लिख देंगे। भाई इसमें ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर गलत है तो गलत ही रहेगा, सही है तो सही के आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर, अगर क्वेश्चन आपने सही किया है तो पूरे नंबर आपको मिलते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है, कहीं न कहीं आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में 1 शॉट सॉल्व करेंगे, मतलब कि 70 नंबर का क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेट 7 2025 822 सीबी, आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसे ओएमआर शीट में फिल करना होता है। लेकिन बिना सॉल्व किए तो आप कोई भी ऑप्शन में टिक तो नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही एंड भी करेंगे, मतलब कि जैसे यहाँ पर डिटेल से बता रहे हैं वैसे लास्ट तक क्वेश्चन को हम डिटेल से ही बताएंगे। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को कराएंगे। यहाँ तक फ्रेंड्स जो अथवा होता है जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, किसी एक को ही करना रहेगा, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताएंगे। कहीं ऐसा ना हो जो क्वेश्चन हम छोड़ दें वही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2 संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल होगा। इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। यदि आप सॉल्व किए हैं तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या ए और बी से दिया गया है और यहाँ पर एलसीएम जो दिया गया है 200 गुणे एचसीएफ दिया गया है 5। तो ए इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। मतलब कि कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 1000 होगा, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है संख्या 4√3 एक पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 परिमेय है, √3 अपरिमेय है। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो कुछ नहीं सॉल्व करना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे में सी, ठीक है ना। क्या है, अपरिमेय है, ये हो गया। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान होगा। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया था सेम उसी फार्मूले पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ को रहने देंगे, एलसीएम को बट्टे में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे एचसीएफ। अब दो संख्याएं दी गई हैं 20 और 25, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 20 गुणे 25 बट्टे में एलसीएम दिया गया है कितना है 100 है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 20 पंचे 100,
5 पच्चम 25, तो एचसीएफ कितना आया है? 5 आया है। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको चौथे को 1/x² + 6 = 1/10। तो x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर जाएगा तो 10 = x² + 6, ये इधर आएगा तो यहाँ पर x² = 10, ये इधर आएगा मतलब -6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² = 4। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे x = √4, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो +-2। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पाँचवा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 2x² - 8x + c = 0। तो यहाँ पर c की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर पूरे डिटेल से बता रहे हैं, ताकि आपको अगर 2 नंबर में मिलता है तब भी आप सॉल्व कर पाएँ। a के स्थान पर क्या है? यहाँ पर 2 है, b के स्थान पर क्या है? -8 है, साइन के साथ में लिखते हैं, और c के स्थान पर यहाँ पर c ही दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे इसको लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मूल बराबर है तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। इसी में वैल्यू को रख देना है। b का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a यहाँ पर कितना है? 2 है, इंटू c कितना है? यहाँ पर c ही है, तो यहाँ पर 0। ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64 -8c = 0। तो यहाँ पर लिखेंगे -8c = -64। इससे ये कैंसिल 8 बार में, तो c = यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। क्या ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले कि एक शून्यक 2 है, तो ये क्या है? यक्स का मान होता है, और यक्स की वैल्यू को इसी में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर है x² - 3x + 5a। तो यहाँ पर x = 0 रखने पर, तो सॉरी फ्रेंड्स, x = 2 है ना, तो x = 2 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये शून्यक है, मतलब कि अगर ये x के स्थान पर हम 2 रखते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5a = 0। 2 दूनी 4 -6 + 5a = 0, -2 + 5a = 0। तो यहाँ पर 5a = 2, a = 2/5। तो यहाँ पर 2/5 ये देखिए दिया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना है आपको जब भी आप सॉल्व करें। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर 7 नंबर में दिया गया है, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो वैल्यू दिया गया है इसमें दोनों को रख कर चेक कर सकते हैं। यदि दोनों वैल्यू को रखने पर ये 0 हो जाता है तो यही आंसर सही हो जाएगा। एक है, आप गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 5x + 6 = 0। यहाँ पर इसको इस टाइप से बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² 6, मतलब कि यहाँ पर -2x - 3x + 6 = 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ पर -3, तो x - 3, x - 2 = 0। तो यहाँ पर देखिए x = 3, 2, देखिए इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 2 भी इधर आ जाएगा, तो प्लस में दोनों हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है? 3, 2 या 2, 3, मतलब दोनों सही है। तो यहाँ पर 2, 3 है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि इसको पहले लिखिए बाद में,
एक्स का 2 मान आया है, 3 और 2 आया है, ठीक है ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये माइनस है और ये प्लस में है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड ये द्वितीय में है। ऐसा कैसे समझ में आया, यहाँ पर आपको चतुर्थांश ऐसे बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये प्लस प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये ऐसे होता है। यहाँ पर ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सी संख्या दिख रही है, माइनस और प्लस दिख रहा है। तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या ए तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोणांकित करता है तो चाप की लंबाई होगी। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला है, याद होना चाहिए। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई ए दिया गया है, तो त्रिज्या ए है तो यहाँ पर ए है। अगर आर होता त्रिज्या तो यहाँ पर आर, तो मतलब कि थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई ए। तो ये वाला जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्या होता है चाप की लंबाई, फार्मूला ज्ञात करने का थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई ए। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। इसी टाइप से एक नंबर का पूछ लिया जाएगा और क्वेश्चन भी आएंगे तो वो आएंगे 4 नंबर 6 नंबर में, ठीक है ना। 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से 9 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल ए बराबर 45, एंगल ई बराबर 56, तब एंगल सी बराबर है। तो आइए इसको हम समझते हैं इसमें कह क्या रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 नंबर में दो त्रिभुज हमको बना लेना है इस टाइप से। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर ई एफ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और एंगल सॉरी फ्रेंड्स एंगल बी ए बराबर एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ठीक है ना, ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ये हो गया। अब यहाँ पर एंगल ए 45 दिया गया है, ठीक है, और एंगल ई यहाँ पर 56 दिया गया है। अगर ये 56 है तो ये भी 56 होगा, ठीक है ना। ठीक, इतना समझ में। एंगल सी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जब यहाँ पर दो कोण ज्ञात हैं तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से एंगल सी को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे, तो एक 45 प्लस 56 ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 180 माइनस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 4 9 1 10, 101 हो जाएगा। तो 101 मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 79। तो 79 किसी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि cos ए इक्वल टू 5/13 तो tan ए का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए cos ए इक्वल टू 5/13, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है tan ए का मान बताइए। tan ए का मान बताने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेना है ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos ए कैसे लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे cos ए इक्वल टू 5/13। कॉस से यहाँ पर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, आपको इसको याद कर लेना है। तो कॉस मतलब आधार बट्टे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, तो यहाँ पर ये एंगल है, तो यहाँ पर आधार 5 है और कर्ण 13 है, ठीक है ना। तो हमें बी सी ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी सी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना। तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको tan ए ज्ञात करना है।
tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार इक्वल टू लंब कितना मिला है 12 और आधार कितना है 5 है, ठीक है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, आपको दोनों आंसर मिल जाएगा 12/5 और 5/12। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12/5, मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, इसे हमें कम टाइम में कंप्लीट करना है। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को ध्यान देकर समझते हुए चलना है। प्रैक्टिस ना कर पाएँ कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात मानिए फ्रेंड्स, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जब पिछली बार इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अब की इस बार भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर देना होगा। बोर्ड एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसके पास कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं है, कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। जो भी आपके सिलेबस से ही पूछा जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप 7 सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छा है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो 2 से 3 सेट जरूर सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आगे इसमें दिया गया है, कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमें tan थीटा बताना है। जब तक थीटा की वैल्यू ज्ञात नहीं होगी हम tan थीटा नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, ये कितने का मान है, cos 0 का मान है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो tan 0 का मान आपसे पूछ रहा है, tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर लिखा है 2tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 बटे में यहाँ पर 1 प्लस 1/3, ये हो गया। इसको बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ध्यान से देखना, सॉल्व कर लोगे। 2/√3 बटे में देखिए 3 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे में 3, ठीक है ना, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं। 2/√3 ये हो गया, इनटू करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 1 4, ये बटे में आ जाएगा। इतना समझ में आया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2√3। अब आप ऑप्शन में देखिए, अब आप कहेंगे ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है ये, तो हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करने की आवश्यकता है। यहाँ पर 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटे में 2√3। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो मिल जाएगा, अब आपका ऑप्शन मिल चुका है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है यदि tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो ए का मान होगा, हमें ए की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान बताना है। कैसे आप इसको बताओगे ये बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, मतलब आपसे यही पूछ रहा है कि कितने डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है, बस इतना ही आपसे ये पूछ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे में कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। ऐसे आपने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, कितने का मान है यहाँ पर, तो लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पर ये कॉस 0 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan 0 का मान भी 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। डायरेक्ट नहीं याद है वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए, हम होते तो डायरेक्ट लगाते, कोई बात नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है यहाँ पर यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए अभी हम बताए थे ना आपको, जब चाप की लंबाई का फार्मूला बता रहे थे, तो यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिज्या 6 है और थीटा यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 6 और थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान में रखना है, यदि इसमें पाई की वैल्यू रखा गया है, मतलब कि ये पाई की वैल्यू इसमें दिख रहा है ना, इसका मतलब पाई का मान नहीं रखा गया था, ठीक है ना। आपको पाई को ऐसे ही रहने देना है, मान रख देंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका ऑप्शन किस टाइप से दिया गया है, इंटू पाई आर स्क्वायर। हम पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। थीटा कितना है यहाँ पर 60 है, बटे में 360 इंटू पाई यहाँ पर रहने देते हैं, आर यहाँ पर 6 इंटू 6, यहाँ से ये 6 बार में इससे ये कैंसिल, तो 6 पाई cm स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स 6 पाई cm स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में आया था, जिसको हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, जब दो घनों को मिलाते हैं तो एक घनाभ बनता है और उसमें कुछ नहीं चेंज होता है, केवल यल चेंज होता है। यल क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। मतलब ए भुजा दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा 2a, और चौड़ाई कितना रहेगा, ए ही रहेगा। ऊंचाई कितना रहेगा, ये भी ए ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बनने वाले, यहाँ पर लिखा है बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए 2, यहाँ पर L कितना है 2a इंटू यहाँ पर ये a है प्लस a इंटू a प्लस HA इंटू 2a, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब कि 2 4 1 5 5 दूनी 10, 10a स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी दिया गया है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ से आप देख सकते हैं 10a स्क्वायर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 16 तो हो गया है, 17 सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 17 में दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, हमें इसका माध्य बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इतना दिया गया है, माध्य निकालने के लिए आपको xi निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा 5, तो यहाँ पर 20 10 30 का आधा 15, तो 5 में कितना जोड़े हैं 15 10, तो 15 में कितना जोड़ेंगे 10 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 10 35, ये हो गया। अब हम दोनों को गुणा करेंगे fi xi, तो 5 चौक 20, 15 पचे 75, 25 चौक को 100, और यहाँ पर 35 सत्ते, तो 35 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 सत्रिक 21, 21 210 35 245, ठीक है ना। गुणा कर लेते हैं, 7 पचे 35 का 5 हासिल आया 3, 3 सत्ते 21 3 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fi xi इक्वल टू, जोड़ लीजिए सबको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 300 300, और ये 7 4 11 2 13 13, मतलब कि 300 430 430 और 10 440। एक बार जोड़ लेते हैं, 5 5 10 का 0, 7 2 9 9 4 13 1 14 का 4 हासिल आया 1 2 3 1 4, ठीक है। इसको भी जोड़ लीजिए, सिग्मा fi इक्वल टू, देखिए 7 4 11 5 16 4 20, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना है 440 बटे में 20, इससे ये कैंसिल, इससे ये 22 बार में, तो 22 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसमें माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको पहले नोट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए इतना आपको दिया रहेगा, अलग से आपको निकालना है पहले संचयी बारंबारता, ठीक है ना। संचयी बारंबारता यहाँ पर कैसे निकालते हैं, देखिए जो पहले लिखा उसको लिखा रहने देंगे। 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 10 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में 6 को जोड़ेंगे तो 26, 26 में 4 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पर ये जो n आया है तो n बराबर ये 30 है, तो हमें n/2 चाहिए, तो n/2 कितना हो जाएगा 15। तो 15 फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 से बड़ा यहाँ पर ये 20 है, तो इसी के सामने आ जाइए। यहाँ पर देखिए ये 10 से 15 क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता फ्रेंड्स 2/7 है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आइए समझ लेते हैं। नहीं आप लोग कहेंगे बताए ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, तो सप्ताह अगर देखें तो फ्रेंड्स 52 सप्ताह पूरे पूरे हो जाते हैं, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है ना। 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो यहाँ पर कह रहा है रविवार होने की प्रायिकता, तो जो 2 दिन होगा हो सकता है यहाँ पर संडे हो जाए, दूसरा मंडे हो सकता है, मंडे हो या ट्यूसडे, 2 दिन ट्यूसडे हो या वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा, ठीक है ना। थर्सडे होगा या फिर फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा या फिर सैटरडे होगा, ठीक है ना। सैटरडे हो सकता है और संडे हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 दिन की बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 2 दिन बच रहे हैं, ये पूरा पूरा ये सप्ताह है, जो 2 दिन बच रहे हैं इसमें कुछ इस टाइप से हो सकता है, या फिर संडे के मंडे हो जाए 2 दिन, या फिर मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पर 53 रविवार होने की प्रायिकता अगर हम देखें तो इसमें रविवार कब कब आ रहा है, एक संडे मंडे इसमें आ रहा है, और सैटरडे संडे एक इसमें आ रहा है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अगर देखें तो कितना है, 1 और 2 है। 2 बटे में यहाँ पर कितना है कुल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 हो जाएगा। 53 रविवार होने की प्रायिकता यहाँ पर 2/7 है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। इसी टाइप थोड़ा मतलब इसको शॉर्ट तरीके से बताए हैं, वैसे आपको समझ में भी आ गया होगा, इतना भी शॉर्ट नहीं बताए हैं। पूरा यहाँ पर डिटेल इतना ही है, बस लिखे नहीं है बस, ठीक है ना। लिखना जो था यहाँ पर 53 रविवार होने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, बस इसी को लिखना था, आगे आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। फ्रेंड्स, जो भी घटना निश्चित रूप से घटेगी उसकी प्रायिकता 1 होगी, और एक अनिश्चित घटना या फिर आपसे बोला जा सकता है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। दोनों क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं। इसमें निश्चित है, किसी सेट में अनिश्चित हो सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सभी, तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए खंड बा है, वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूरे को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4-3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं, लगभग ज़्यादातर सेट में जो पहला क्वेश्चन होगा कुछ इसी टाइप से पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, या बोल देगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, या बोल देगा 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी टाइप से इसमें पूछा जाता है। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो भी स्टूडेंट इसको टफ समझते हैं भाई, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, एक पेज से भी कम उसमें ये सॉल्व हो जाता है, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना है कि 4-3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लिखेंगे माना, हमें इसका अपोजिट मानना होता है, तो लिखेंगे माना 4-3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया, ठीक है ना। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4-3√2 इक्वल टू p/q, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ p तथा q पूर्णांक है Q नॉट इक्वल 0, ठीक है ना, Q नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 4-3√2 इक्वल टू p/q,
ये हो गया 4 को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए चाहे इसको इस साइड लेकर आइए इसको इस साइड, तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देते हैं 4 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 3 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस पी बाई क्यू बटे में यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा इक्वल टू √2। कुल मिलाकर हम इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हम √2 को अलग कर दें, क्योंकि आप जानते हैं √2 वैसे भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम अलग कर दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मिला है ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और दोनों के बीच में बराबर की साइन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, तो यदि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बराबर का साइन लगा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 माइनस p/3 क्यों एक पूर्णांक है तथा 4/3 माइनस p/3 क्यों एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लोग को लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है बिंदु 36,15 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का यहाँ पर फार्मूला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36,15 की मूल बिंदु से दूरी तो यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है x² प्लस y² इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो 36 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 15 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 और यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1521। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 39। तो यहाँ पर 39 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कितना है 39, ठीक है ना। इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़कर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कह क्या रहा है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। यदि आप प्रैक्टिस किए होते तो जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं ना, समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक नहीं सॉल्व किए हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड्स जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये PYQ ही तो है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 बिंदु दिए गए हैं, एक है -1,7 और दूसरा है यहाँ पर 4,-3। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ पर 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लेते हैं x, y है। तो इससे ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2, यहाँ पर ये m1 है, ये m2 है, सबको लिख लिए। अब इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस
m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखिए, इससे हमारा यक्स आएगा, इससे हमारा वाई आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए m1 कितना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है जो हम वैल्यू को लिख रहे हैं, क्योंकि सभी को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो m1 हमारा 2 है इंटू x2 4 है प्लस m2 3 है और x1 यहाँ पर -1 है बट्टे में 2 प्लस 3 कॉमा m1 यहाँ पर 2 है y2 -3 है प्लस m2 यहाँ पर कितना है 3 है इंटू y1 यहाँ पर कितना है 7 है बट्टे में 2 प्लस 3। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8 -3 बट्टे में 5 और यहाँ पर -6 प्लस 21 बट्टे में 5। ये हो गया। 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 बट्टे 5 मतलब कि 1 हो जाएगा। 21 में से 6 जाएगा तो 15, 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3, तो मतलब 1,3। इस बिंदु का निर्देशांक 1,3 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहीं पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डी नंबर में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए डी में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए डी नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी, तो क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। यहाँ पर इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर LHS लेंगे, तो लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर बटे में कॉस स्क्वायर ए है। 1/cos ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, मतलब 1/cos ए क्या होता है सेक होता है। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, देखिए वही सेम आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। ये हो गया। ठीक है ना। डी नंबर भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। ये कुछ इस टाइप से ऐसे बना है, ये अर्धगोला है, इसी के ऊपर शंकु रखा है, तो कुछ इस टाइप से है और इसकी संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी त्रिज्या भी दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। चाहे त्रिज्या हम इधर देखें या फिर इधर देखें, सब में इसकी त्रिज्या वैसे भी बराबर होगी। तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ई नंबर में लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, 1 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है R बराबर 3.5 cm त्रिज्या है और यहाँ पर शंकु की ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल ऊंचाई ये दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करना है तो हम माइनस करेंगे। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई H इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, 15 में से 3 जाएगा तो 12 cm ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु, यहाँ पर खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे खिलौने का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 1/3 इसमें भी एक कॉमन ले लीजिए, पाई इसमें है कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर है इसमें भी, दोनों में जो है इसको हम कॉमन ले चुके हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एच बचा
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पर 2r ये हो गया। वैल्यू को रख दीजिए इसमें 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या को हम लिख सकते हैं 35/10, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 35/10 ये हो गया। एच यहाँ पर 12 है प्लस 2 इंटू 3.5 त्रिज्या। 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे? 7×5 = 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये इतना सॉल्व हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल 11 बार में, तो 11 सत्ते 77 बटे में यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको 2 से गुणा करेंगे, 7 12 7 19, यहाँ पर 19 आएगा, ठीक है ना। इक्वल टू 77 × 19 बटे में 6, तो 77 × 19 बटे 6 मतलब कि यहाँ पर इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 1463 बटे में यहाँ पर 6 आएगा। और जब इसको इससे भाग करेंगे तो 243.8 cm³ आएगा, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर आपका ये आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए F नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित है आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो इतना कुछ दिया गया इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो दिया गया है इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो f1, उसके ऊपर f0, उसके नीचे यहाँ पर f2 हो जाता है। f1 के सामने ये l है, दोनों का डिफरेंस h होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं f1 = 8, f0 = 7 और यहाँ पर f2 = 2 और यहाँ पर l = यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर h = 2 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है ना। बहुलक का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो लिखेंगे बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो L यहाँ पर कितना है 3 है प्लस F1 कितना है 8 माइनस 7 बटे में 2 × 8 माइनस 7 माइनस यहाँ पर देखिए कितना है 2 ना, तो F2 कितना है 2 है इंटू H कितना है 2 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 प्लस 8 में 7 जाएगा, एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 बटे में 16 माइनस 9 इक्वल टू 3 प्लस 2 बटे में 16 में 9 जाएगा तो 7, ठीक है ना। इक्वल टू 3 प्लस इसको भाग करेंगे तो 0.7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, मतलब कि ये इतना आएगा 3.28, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से आपका बहुलक यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब कि फ्रेंड्स जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 5 को आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन 6 क्वेश्चन है तो इसमें हम 6 क्वेश्चन पूरे को बताएंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए ए नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना है, क्या समझना है, ध्यान से देखिए। शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है, तो 4 3 12, मतलब कि अगर देखें तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 ये हो जाएगा। गुणनखंड करना आपको आता है। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस 4 और यहाँ से भी उसी ब्रैकेट में जो यहाँ पर है उसको जो 2 ब्रैकेट में लिखते हैं उसको सेम लिखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो +1 लिख दीजिए। तो x + 1 और यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 x + 1 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आया है। तो आगे अब हम क्या करेंगे, इसमें एक को अल्फ़ा मान लेते हैं -1,
एक को हम बीटा मान लेते हैं 4/3। अब यहाँ पर कह रहा है शून्यकों के गुणांकों तथा और इसके यहाँ पर 1 मिनट कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर सूत्र से तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर यहाँ पर c से तुलना करने पर, देखिए आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, करने पर तो किसको हम तुलना करेंगे, इसको। तो a बराबर हमें 3 मिलेगा और b बराबर -1 मिलेगा, c बराबर -4 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, शून्यकों का योग या योगफल क्या होता है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर -b/a होता है फार्मूले से अगर हम देखें तो -b कितना है यहाँ पर -1 है, a कितना है यहाँ पर 3 है, मतलब कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल देखें, जो हमारा फार्मूला कहता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर c/a = c यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर -4। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं है, यहाँ तक हम आपको बता देते हैं। ये फार्मूले से ज्ञात किए, तो शून्यकों का गुणनफल c/a = -4/3 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हम शून्यक निकाले हैं उसको देखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो आप देख सकते हैं गुणनफल यहाँ पर कितना आया था, फार्मूले से इतना आया है, यहाँ पर भी देखिए सेम आया है। उसके बाद शून्यकों का योगफल देखिए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना है 1/3 है, इन दोनों को जोड़े हैं तो यहाँ पर 1/3, तो योगफल यहाँ पर देखिए 1/3, मतलब कि दोनों में वही आ रहा है। फार्मूले से चेक करिए या फिर ऐसे इसको चेक करिए, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो यही हमें यहाँ पर सत्यता की जांच करनी थी। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा और ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मतलब कि हमें ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है कि उन दोनों को जोड़ दें तो 27 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो 182 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखा है माना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको लिख देना है प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाए 27, तो जोड़ेंगे तो 27 मिल जाए और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 27 माइनस वाई, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो जाएगा और उसके बाद सेकेंड में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 182 होना चाहिए, दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो वो 182 हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे मान तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x के स्थान पर इसको हम रख देते हैं तो 27 माइनस वाई और यहाँ पर ये y = 182, इसको इधर गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर 27y माइनस y² = 182। देखिए y² यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे y² तो निगेटिव में है, तो यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो y² हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -27y हो जाएगा। तो ये इसी साइड है तो यहाँ पर प्लस 182 = 0। कुल मिलाकर हम कुछ नहीं किए हैं, सबको एक साइड लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब हमें गुणनखंड करना है, तो ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करें तो 182 और जोड़ें या घटाएं तो यहाँ पर ये इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स y² माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 = 0। इसमें से y कॉमन लेंगे तो y - 13 और यहाँ पर y - 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा -14 = 0, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए y - 14 और यहाँ पर y -
13 ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y का मान मिलेगा y बराबर 13 और 14 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स y बराबर 13 या 14, जब y का मान 13 है तो x का मान 14 हो जाएगा, जब x का मान 14 है तो y का मान 13 हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, या फिर आप वैल्यू रख कर इसमें चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो जब एक्स का वाई का मान जब इसमें 13 रखेंगे तो एक्स का मान 14 मिलेगा, जब वाई का मान यहाँ पर 14 रखेंगे तो एक्स का मान 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13, 14 या 14, 13, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब तो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे, कोई एक को भी आप लिख देंगे तब भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं पहले, ठीक है ना। तो एक वृत्त यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर एक वृत्त बना लिया और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हैं और ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु मान लेते हैं ये P है और ये जो स्पर्श रेखा है इसको XY मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर को हम O मान लिए हैं। इतना समझ में आया। बस इसको हम प्रूव कैसे करना है कि यहाँ पर ये लंब है, ठीक है ना। मतलब कि OP लंब है XY पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो दिया गया उसको आपको लिख लेना है, दिया है। O केंद्र का एक वृत्त है, ये देखिए O केंद्र का एक वृत्त है। एक्स वाई क्या है जिसमें स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई स्पर्श रेखा है, तथा यहाँ पर ये जो P है ये स्पर्श बिंदु है, तथा P स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, OP लंब है, OP लंब है XY पर, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, हमको यहाँ पर रचना करना होगा। क्या करेंगे रचना में, एक्स वाई पर एक बिंदु क्यों लेंगे जो कि फ्रेंड्स इस वृत्त से बाहर हो, मतलब अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस बाहर मान लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्यू ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओ क्यू को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना एक्स वाई पर एक बिंदु, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यों लिया जो वृत्त के बाहर स्थित है, बाहर बाहर है, तथा क्यू से ओ को मिलाया, ओ को क्यू से ओ को मिलाया, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे साफ साफ आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर ओ क्यू जो रेखा है इससे यहाँ पर बड़ी है, मतलब ओपी रेखा से ओ क्यू रेखा बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। इसको दिखाने का रीजन यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो लंब है इसके बाहर आप कितनी भी रेखाएं यहाँ पर इस टाइप से खींचेंगे, ये जो ऐसे बना है ना, आप देखिए ये ऐसे ही तो बना है ना, इसके बाहर आप ऐसे ऐसे कितनी भी रेखाएं ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे, ये जो रेखाएं अलग से आप खींचेंगे ये फ्रेंड्स ओपी रेखा से हमेशा बड़ी रेखा होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो लंबवत रेखा होगी वो इस टाइप की रेखाओं से सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी, लंबवत रेखा होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई लंबवत रेखा
लंबवत रेखा सबसे छोटी दूरी होती है, ठीक है ना, सबसे छोटी यही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः आगे यहाँ पर लिखेंगे अतः ओपी सभी रेखाखंडों में सबसे छोटी दूरी है, छोटी दूरी है, इसलिए यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर ओपी लंब होगा एक्स वाई पर प्रूव्ड, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था कि जो यहाँ पर स्पर्श बिंदु है और यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, लंबवत स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच यहाँ पर कोण कितना, 90, तो यहाँ पर लंब है तो 90 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो सी नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करेंगे थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन है डी नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। कह रहा है संगत कोण यदि बराबर, मतलब यहाँ पर कह रहा है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब कि एंगल ए बराबर है यहाँ पर एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल यहाँ पर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है हमें सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब कि ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें यहाँ पर रचना करने की आवश्यकता है। तो रचना यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो त्रिभुज यहाँ पर बना है उसी के टाइप के यहाँ पर आपको बना देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा, भुजा ए बी पर, ए बी तथा, देखिए भुजा ए बी तथा ए सी पर क्रमशः पी तथा क्यू इस प्रकार है कि इस प्रकार लिया गया है इसमें कि ए पी और डी ई क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। देखने में छोटा बड़ा लग सकता है लेकिन बराबर लिया गया है, ठीक है ना। ए पी बराबर डी ई और ए क्यू बराबर, ये ए क्यू बराबर डी एफ, ठीक है ना, ए क्यू बराबर डी एफ। ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें रचना से मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, तो यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को डी ई एफ में। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे समझिए। यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल डी, जो कि पहले से ही दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, और ये दोनों बराबर अभी रचना से हमें मिला है। तो ए पी बराबर डी ई और ए क्यू बराबर डी एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रचना से, रचना से, ठीक है ना। तो ये हमें रचना से मिल गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना। जब इसके सर्वांगसम हो गया तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, तो आप यही कहेंगे कि एंगल पी बराबर है एंगल एफ के, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक मिनट फिगर दिखाते हैं आपको। एंगल पी बराबर होगा एंगल ई के और एंगल क्यू बराबर होगा एंगल एफ के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी बराबर एंगल ई और एंगल क्यू बराबर एंगल एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे सी पी सी टी से। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, यहाँ पर देखिए एंगल पी बराबर
एंगल बी होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, रीजन समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये गलत लिख दिए हैं क्या, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, ठीक है ना। तो गलत क्यों लिख रहे हो भाई, तो यहाँ पर एंगल ई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एंगल बी और एंगल ई बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ से हमें मिला है कि एंगल यहाँ पर पी बराबर है एंगल ई के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल पी बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर देखिए, तथा एंगल पी बराबर एंगल बी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी तथा एंगल बी संगत कोण है, संगत कोण है। तो यहाँ पर हम आराम से कह सकते हैं इसमें कि पी क्यू समांतर है बी सी के। जब यहाँ पर संगत कोण बन रहा है तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू समांतर, यहाँ पर लिखेंगे बी सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी है। तो इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बी, यहाँ पर पी बी, यहाँ पर देखिए इधर पी बी अपान ए पी, ये पी बी अपान ए पी बराबर होगा क्यू सी, यहाँ पर देखिए क्यू सी या सी क्यू अपॉन किसके, यहाँ पर ए क्यू के, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। हो सकता है आपको यहाँ पर डाउट आ रहा हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए भाई हमें यहाँ पर ए बी और डी मतलब ये पूरा लाना है, ए बी लाना है ना। तो यहाँ पर ए बी आपको नहीं मिला है तो इसलिए एक जोड़ेंगे तो ए बी हमें मिल जाएगा। तो एक यहाँ पर जोड़िए, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बी बटे में ए पी प्लस 1 इक्वल टू सी क्यू बटे में ए क्यू प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए पी बी प्लस ए पी बटे में ए पी इक्वल टू सी क्यू प्लस ए क्यू बटे में ए क्यू। पी बी ए पी को जोड़िए, पी बी और ए पी को जोड़ेंगे तो हमें ए बी मिलेगा, पूरा मिल जाएगा। तो ए बी बटे में ए पी इक्वल टू, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये ए सी मिल जाएगा, ठीक है ना। ए सी बटे में ए क्यू, ठीक है ना। ये इतना मिल गया यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर इतना मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें लाना क्या है, ए बी अपान डी ई बराबर ए सी अपान डी एफ बराबर बी सी अपान ई एफ लाना है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा समीकरण 1। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स रियल में हमारा यहाँ पर दो त्रिभुज से हमें देखना है, क्या देखना है, ए बी सी देखना है और डी ई एफ देखना है। हमें यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए इतना यहाँ पर इसको हम रचना किए, मतलब कि ये ए पी यहाँ पर ये रचना लिखे थे ना, यहाँ पर इधर देखिए साइड में इसमें ये लिखे थे रचना को, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज से इस त्रिभुज के केवल ये जो त्रिभुज इतना लिए हैं इसी को प्रूव करने के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर हमें ये ए बी सी और डी ई एफ को देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है, ठीक है ना। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर देखिए ए बी है, ए पी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए पी के स्थान पर हम डी लिख सकते हैं, यहाँ से जो अभी हम लिखे थे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई बराबर ए सी, तो यहाँ पर ए सी बटे में ए क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एफ। यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्या दिखा कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ए बी अपन डी बराबर ए सी अपन डी एफ ये मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी अपन डी ई बराबर ए सी अपॉन ए क्यू। यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन ए क्यू, यहाँ पर देखिए एक मिनट, ए सी अपॉन ए क्यू है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए बी अपॉन डी ई है, ए सी अपॉन यहाँ पर देखिए ए सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ।
यहाँ पर ये एक समीकरण ये बन जाएगा, समीकरण इसको आप 3 मान लीजिए। और दूसरा जो हमारा समीकरण बनेगा AC अपान DF, देखिए AC अपान DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो अभी हम सॉल्व करते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको निकाला गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसी प्रकार से जैसे इसको सॉल्व किए हैं उसी टाइप से इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक को हम निकाल कर बता चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे को हम कुछ इस टाइप से इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो समीकरण 3 और 4 में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ AB अपॉन DE है, AC अपॉन DF। तो यहाँ पर ये देखिए ये सब बराबर हैं आपस में लगभग। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है तो ये भी तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। और यहाँ पर लिख दीजिए आपको अगर डाउट है तो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है ना। तो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। यहाँ पर देखिए संगत कोण बराबर हैं तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती के रूप में हम दिखा चुके हैं। तो कह रहा है इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के, ठीक है ना, DEF के प्रूव्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब कि संगत कोण बराबर दिए गए थे तो हमें क्या प्रूव करना था, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। और यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ये समानुपाती दिखा चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दी हुई बंडल साड़ी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रही है, विद्यार्थियों का माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो भी दिया गया है इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स माध्यिका भार हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं माध्यिका भार। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 8 5 13, 13 6 यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ये हो गया इतना। जो ये 30 आया है ये हमारा यन का मान है। तो यन बराबर 30, तो यन बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 15 है तो इससे छोटा यहाँ पर देखेंगे ये 19 है, बड़ी संख्या है, इससे ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो 13 है। तो ये हमारा CF हो जाएगा, इससे एक नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये F हो जाएगा। ये हमारा यल है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है तो वो हमारा H हो जाएगा। यल कितना है 55 है और H कितना यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो बस हमें यहाँ पर लिख देना है माध्यिका, फार्मूला लिखेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो माध्यिका इक्वल टू यल प्लस N/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। अब यहाँ पर देखिए यल कितना है 55 है, इसमें देखकर आप बताइए। तो 55 हो गया, 55 प्लस N/2, N/2 कितना है 15 माइनस CF 13 है बटे में F यहाँ पर कितना है 6 है इंटू H कितना है 5 है इक्वल टू 55 प्लस 15 में 13 जाएगा तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 10 बटे 6 मतलब कि 2 पंचे 10, 2 3 6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 55 प्लस यहाँ पर ये एक बार में जाएगा और यहाँ पर 2 और पॉइंट लगाएंगे 0 3 छंग 18, कुल मिलाकर 56.6 आया। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन में एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितना है यहाँ पर 5 और सफ़ेद कंचे की संख्या कितना है 8 है, हरे कंचे की संख्या
यहाँ पर 4 है। तो बस जैसे ही आप इतना इसको लिख लें, आपको यहाँ पर देखना है कुल कंचों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 4, 8 5 13 4 17। कह रहा है लाल कंचे आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल कंचे आने की प्रायिकता, कुछ नहीं करना है आपको, बस टोटल जो इसको बट्टे में लिखिए। लाल कंचे कितने हैं, 5 है, बस हो गया, पहला आंसर आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा आंसर, तो यहाँ पर ये फर्स्ट था, यहाँ पर ये सेकंड है। सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बट्टे में 17 और सफ़ेद यहाँ पर कितने हैं, 8 है, सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बट्टे में 17 लिखेंगे और हरा यहाँ पर कितना है, 4। जैसे ही आप 4 यहाँ पर लिख देते हैं गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता में डिफरेंस होता है। हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हरा कंचा को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ लीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो 13/17 फाइनल आंसर है। तो तीनों का आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, अथवा में है। 2 में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको दोनों बताएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यहाँ पर दिया गया है an = 3 + यहाँ पर सही लिखा नहीं है, इसको बना दे रहे हैं, 3 + 2n से दिया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि nवां पद यहाँ पर an = 3 + 2n है, तो हमें 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, an = 3 + 2n दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ज्ञात क्या करना है लिख देते हैं एक बार, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, S24 मतलब 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इससे हम पहले AP बना लेते हैं। देखिए an = 3 + 2n है, तो पहला पद ज्ञात करने के लिए a1 = 3 + 2 × 1, तो a1 = 3 और ये 2 5 हो जाएगा। a2 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 × 2, तो यहाँ पर a2 = 2 दूनी 4 3 7। कुल मिलाकर हमारा जो AP आएगा वो इस टाइप से आएगा, 5 2 2 का अंतर है, तो यहाँ 5 7 9 और यहाँ पर 11, कुछ इस टाइप से इसे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना समझ में आया। तो अगर हम देखें प्रथम पद क्या है, 5 है। सार्वंतर अगर हम देखें इस AP का 7 - 5 = 2, तो सार्वंतर यहाँ पर 2 है। तो हम 24 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, SN = होता है फार्मूला, पहले फार्मूला लिख देते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 ब्रैकेट में d, ये फार्मूला होता है। तो S24 = 24/2 ब्रैकेट में 2 × 5 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, n में 24 - 1 और d यहाँ पर कितना है, 2 है। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12, 5 दूनी 10 प्लस 24 में से 1 जाएगा, 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46, 46 10 यहाँ पर ये हो जाएगा 56, 56 × 12। देखिए 12 × 72 का 2 हासिल आया, 7 12 पंचे 60 और 7 67 हो जाएगा 672। देखिए 6 नंबर में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अथवा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको भी ध्यान देना, क्योंकि ये आपके हर एक सेट में पूछा जाता है और ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मान लेना है, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या में, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे 72 लिखा है, तो इकाई दहाई होता है ना 2 अंकों की संख्या, तो इसी टाइप से हम मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना, माना, 1 मिनट ये लिखे तो हैं, लिखेंगे किसी संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, ठीक है ना। इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब भी इस संख्या को आप देखते हैं तो आप ये समझा करिए यहाँ पर 70 + 2 लिखा है और 70 को 10 × 7 + 2 लिखते हैं, ठीक है ना। दहाई में ये 10 फिक्स है, ठीक है ना। 100 में 100 फिक्स रहेगा, जैसे 372 है ना, तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 100 लिखेंगे, ठीक है ना। तो दहाई है तो यहाँ पर 10 फिक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, x - y = 2 है। और यहाँ पर कह रहा है कि 10y + x + 10x + y = 66। यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, हम समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब जो पहले संख्या थी, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो 70 है, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर ये 7 आपको ज्ञात है कि ये 7 है, लेकिन यहाँ पर नहीं ज्ञात है, तो ये कुछ इस टाइप से संख्या हम लिखेंगे। y और x ज्ञात नहीं है, उलटने पर मतलब 27 को क्या कर दें, 72 बना दें, मतलब 2 को दहाई के स्थान पर और इसको इसके इकाई के स्थान पर 7 के स्थान पर, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर समझ लीजिए, साइड में हम आपको बता देते हैं। जैसे 72 है तो ये क्या हो जाए 27। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये 27 कैसे आएगा, ये आएगा आपका 20 + 7, और ये कैसे आएगा यहाँ पर 10 × 2 + 7। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये तो x है और ये y था, तो यहाँ पर ये चेंज होकर y और x, तो पहले यहाँ पर y था, अभी इसको हम चेंज कर दिए हैं, तो x 10 से गुणा हो जाएगा और ये y हो जाएगा। कह रहा उलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब कि ये इतना था, इसको उलटने पर जो संख्या बनी है उसको योग कर देंगे तो वो 66 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, 10y और y कितना हो जाएगा 11y + 11x = 66। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 को कॉमन, तो x + y = 66, इससे ये 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिए x + y = 6, और जो समीकरण 1 में है x - y = 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 2x = 6 2 8, इससे ये कैंसिल, 4 बार में, तो x = 4 आया, तो y = कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x 4 है तो y कितना होगा 2, तभी तो 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 या 42, ठीक है ना। तो मतलब वो संख्या क्या है, 24 होगी या 42 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, और दोनों का अंतर 2 है, देखिए 4 में 2 जाएगा तो 2, 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 4 को चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर नहीं समझ में आया होगा, फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक पेड़ है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये पेड़ है, और यहाँ से ये टूटकर, ये पूरा पेड़ था, यहाँ से ये टूटकर ये गिर जाता है और ज़मीन को कुछ इस टाइप से इसे छूने लगता है, ठीक है ना। और ये जहाँ से ज़मीन को छूता है यहाँ से ये 30 अंश का कोण बनाता है। और यहाँ पर इस पेड़ के पाद बिंदु से और ये जहाँ से ये टूटकर ये इतना गिरा है, इसके बीच की दूरी यहाँ पर 8 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे D, A, इसको B और इसको हम C मान लेंगे। पेड़ की ऊंचाई याद करने का मतलब ये हुआ कि ये पेड़ पूरा यहाँ से यहाँ तक था और ये टूट कर गिर गया है ये इतना, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।
पेड़ की ऊंचाई हमें कैसे मिलेगा, तो इन दोनों को यहाँ पर ये पूरा ज्ञात होना चाहिए, मतलब कि बी डी यहाँ पर कैसे आएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी डी कैसे मिलेगा, एक तो हमें ये भुजा ज्ञात हो जाए ए बी और ए सी ज्ञात हो जाएगा, तो समझ लीजिए ए डी भी ज्ञात हो जाएगा। तो ए बी और ए डी को जोड़ देंगे तो पूरा बी डी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर ए सी है, ये हो गया। एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, बी डी, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ से आपको ए डी बराबर ए सी समझ में आ गया होगा। तो बी डी हमें कैसे मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी करेंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है, ए बी है, आधार क्या है, बी सी है, मतलब कि 8 यहाँ पर दिया गया है, इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8। इसको इधर लेकर जाएंगे तो ए बी इक्वल टू 8/√3, समीकरण 1। ए बी हमें मिल गया है। अब हम ए डी ज्ञात करेंगे। भाई ए डी तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ए सी तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये त्रिभुज बन रहा है। तो ए सी चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर हम साइन 30 लेते हैं। साइन 30 क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमें ये ज्ञात हो चुका है, ए बी ज्ञात हो चुका है, कर्ण उससे हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है, ए बी है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण यहाँ पर कितना है, ए सी, ठीक है ना, ए सी। तो यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। एक मिनट, तो 1/2 इक्वल टू ए बी यहाँ पर कितना है, 8/√3 है, √3, और ए सी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये हो गया, ए सी इधर चला जाएगा इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 16/√3, ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ए सी ज्ञात हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी भी ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू पी डी इक्वल टू यहाँ पर ए बी प्लस ए डी इक्वल टू, आगे इसलिए नहीं लिखना है कि बार बार इसे पेज को पलटना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी यहाँ पर कितना है, 8/√3 प्लस यहाँ पर ये कितना है, 16/√3, 16/8 कितना हो जाएगा, 24/√3, परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24√3/3, इससे ये करेगा तो 8, तो यहाँ पर 8√3 मीटर, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ लेना है, यहाँ पर एडजस्ट किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, अगर इतना ना मिले तो √3 की वैल्यू को रख लेना। फिलहाल आपको √3 की वैल्यू को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसका अथवा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अथवा में कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज कर उसके बाद यहाँ पर हम फिगर बनाकर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिगर कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक भवन की ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। एक केबल टावर है जो कि फ्रेंड्स भवन से ऊंचा होगा। इन दोनों को ऐसे मिला लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, भवन के यहाँ पर शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर जो दिया गया वो 60 है, और यहाँ पर इसके शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण यहाँ पर कितना है, 45। मतलब यहाँ पर ये कितना 45 होगा, तो यहाँ पर ये 45, ठीक है ना। ये दोनों कोण आपस में वैसे बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम नेम देंगे बी सी, इसको हम ई दे देते हैं,
और इधर ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना आ चुका है। कैसे आया यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर खुद ही समझ में आ जाएगा। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनमन कोण, या सॉरी फ्रेंड्स उन्नयन कोण 60 है। देखिए यहाँ पर 60। और कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। मतलब कि यहाँ पर इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 है। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई मतलब कि हमें CE ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे भवन की ऊंचाई। ऊंचाई कितना है यहाँ पर, AD = 7 मीटर। और यहाँ पर एंगल AED 45 और यहाँ पर BAC 60 है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है यहाँ पर, CE कैसे ज्ञात होगा, BE अगर प्लस और BC को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको एक बात यहाँ पर ये नोट कर लेना है कि जितना AD होगा उतना BE होगा, और यहाँ पर जितना DE होगा यहाँ पर उतना यहाँ पर AB होगा। ठीक है ना, ये हमेशा बराबर होते हैं, पहले से दिया है समझ लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 कोण है तो 2 त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE में DE में tan 45 लगाएंगे। तो tan 45 = लंब कितना है, 7 है। आधार यहाँ पर कितना है, DE है। तो यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, 7/में DE। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास DE की वैल्यू कितना आया है, 7 मीटर। ठीक है ना, DE ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर इस त्रिभुज को देखेंगे ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे tan 60। लंब यहाँ पर कितना है, BC है। आधार यहाँ पर कितना है, AB है, AB। ठीक है ना, तो यहाँ पर tan 60 का मान √3। BC यहाँ पर कितना है, नहीं दिया है। और AB यहाँ पर देखिए AB कितना है, यहाँ पर AB DE के बराबर है, और DE यहाँ पर कितना है, 7 है। तो 7 लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर BC = 7√3 मीटर। ये हो गया। देखिए दोनों हमें ज्ञात हो चुके हैं जो ये चाहिए था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, CE = BC + BE। तो यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। BC कितना है यहाँ पर, 7√3 प्लस BE कितना है। तो यहाँ पर देखिए BE अभी ज्ञात किए थे, यहाँ पर 1 मिनट, ये BE कितना है, 7 है। ठीक है ना, तो BE यहाँ पर 7 है। तो 7 को कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर। ठीक है ना, BE कहाँ से मिला है, ये देखिए AD जितना है उतना BE भी है। ठीक है ना, तो यहाँ से 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, ये हो गया। तो यहाँ पर फिगर बनाएंगे, एक घनाकार ब्लॉक है तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको हम बनाएंगे। ठीक है ना, ये इस टाइप से, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है तो मतलब ये कुछ इस टाइप से ऐसे रखा होगा। ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर जो दिया गया उसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया है घन की भुजा 7 cm है, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये ठोस आपको दिख रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर
पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ये अर्धगोला रखा है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। भाई ये पूरा इस टाइप से रखा है तो घन की भुजा जितना होगा ये उसका व्यास होगा। जैसे इससे इसको मिलाएंगे ना, ये कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये इस टाइप से, तो पूरा ये ऐसे है, तो यहाँ पर व्यास क्या होगा, ये पूरा होगा, तो ये क्या है, घन की भुजा ही तो है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले का आंसर, यहाँ पर ये हो जाएगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास 7 cm होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का, एक मिनट, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, आप कहेंगे घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होगा। अब यहाँ से हमें घटाना है, क्या घटाना है, -πr²। अब मन में डाउट होगा क्यों, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं ये पूरे का हम निकाल चुके हैं, 6 का पूरे का, मतलब 6 फलक होते हैं ना, तो 6 का पूरे का निकाले हैं, और इसके ऊपर ये रखा है अर्धगोला रखा है तो उसका निकाल लिए हैं। तो जो ये फ्रेंड्स वृत्ताकार भाग होगा यहाँ पर, ये यहीं पर ढक जाएगा ये इतना, और इसमें हम जोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर कर वृत्ताकार भाग को यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से समझिए कि हमें पेंट करना है, और ये कुछ इस टाइप से, तो बाहर बाहर पूरा कर लेंगे पेंट, और ये ऊपर भी कर लेंगे, लेकिन इतने वृत्ताकार भाग में नहीं कर पाएंगे तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना। बस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू a², ए कितना है 7, तो 7 × 7 प्लस 2πr² में ये जाएगा तो πr² ही बचेगा, तो 22/7 इंटू आर, यहाँ पर भुजा कितना है 7 है, मतलब व्यास कितना है 7, तो आर कितना हो जाएगा 7/2, 7/2। बस सॉल्व कर लीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सच 42, और 42 को 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। 42 को 6 से गुणा करेंगे तो 294 प्लस, देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11×7=77/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 588 प्लस 77/2, यहाँ पर देखिए 665/2 इक्वल टू 332.5 cm² आएगा। इसको इससे भाग करेंगे तो 332.5 cm², यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आ चुका है, तो चलिए इसका अथवा हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये दिया गया है, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, मेन पॉइंट को लिखना है, पूरे क्वेश्चन को नहीं नोट करना है, ज्ञात करना है। क्यों बार बार लिख दे रहे हो भाई, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो देखिए फ्रेंड्स लघु और दीर्घ दोनों का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लघु का ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr² में से माइनस करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर r² sin थीटा। आप कहेंगे फिगर नहीं बनाकर बताए हो, तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए त्रिज्यखंड है, यहाँ पर ये जीवा है, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा हमें इस भाग को ज्ञात करना है, तो ये पूरा जो होता है त्रिज्यखंड होता है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस यहीं पर रखना है आपको वैल्यू को, तो साइड में रखते हैं। ये कितना दिया गया है यहाँ पर 20, और यहाँ पर ये 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60/360 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब कि 20 इंटू 20 माइनस 1/2 r² मतलब कि यहाँ पर 20 इंटू 20, और यहाँ पर साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, समझ लीजिएगा साइन 60। ठीक है ना। ये हो गया इतना, तो यहाँ पर 20 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ से ये 6 बार में जाएगा, तो 1/6
इंटू 22/7, ये तो कॉमन हो चुका है, माइनस 1/2 साइन 60 मतलब कि √3/2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 हो जाएगा। 2 3 6, 2 से 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/21 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, √3 का मान अगर आप रखते हैं तो 1.73 रख दीजिए, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.732, ठीक है ना, पूरा मान ये होता है। अब यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर साइड में कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर देखिए 11 चौक 44, इसको इससे आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.732 को 21 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 3 7 1 इंटू 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 14 का 4, 2 कलम 2 1 3, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 3 7, 7 6 13 का 3, हासिल आया 1 4 1 5 1 6, यहाँ पर ये 3। तो यहाँ पर 3 अंक पर पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 400, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 माइनस 36.372 बटे में 88, ठीक है ना, इतना आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 44.00, तो यहाँ पर 36.372 ये हो गया। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 पॉइंट। यहाँ पर देखिए एक हासिल चला गया, तो 13 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 6, यहाँ पर 7 ना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7.628, 7.628 बटे में 88 गुणे 400, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 32 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 3 11, 11 का यहाँ पर 1 लिखेंगे। देखिए 4 और 32 का 2, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल आया, 1 4 6 24, 1 25 का 5 हासिल आया 2, 4 7 28, 2 30 हो जाएगा। और 2 यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 3 स्थान पर, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर यहाँ पर 88 कितना आया है, यहाँ पर 305.1.2, ये इतना आया है, बटे में यहाँ पर 88, ठीक है ना, ये इतना आया है। इसको हम इससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर पीछे इसको हम भाग कर आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ इसको समझ लीजिए। 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 84 आएगा, तो यहाँ पर 88 लिख रहे थे, इसीलिए यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो रहा था, ठीक है ना। 84 गुणा कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, ठीक है ना। 84 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 84, ठीक है ना। अब 84 से इसको हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मिस्टेक हुआ था इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 84 ना 84 से भाग करेंगे तो 36 यहाँ पर आएगा 32, ठीक है ना, 3 और 2, ठीक है ना, ये 3 लिखा है, 36.32 एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। 30 51.2 ये एकदम सही था। 21 चौक 84 होगा, 88 लिख रहे थे इसलिए मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। 36.32 ये हो गया, मतलब एक आंसर आ चुका है। अब हमें दीर्घ का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देना है, 36.32 को। पाई यहाँ पर 22/7 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 36.32, तो 22/7 इंटू 400 माइनस 36.32 ये हो गया। इसको सॉल्व करिए, देखिए 4 दूनी 8, 8800 बटे में 7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एक कलम 7 18 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 0, 7 पच्चे 35, ठीक है ना। तो 7 पच्चे 35, 5 बचेगा तो मतलब 5 0, तो 7 49, 1 बचेगा तो पॉइंट माइनस 36.32, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 12 5 7.1 36.32 ये हो गया, ठीक है ना। 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा पॉइंट, यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2
12 20, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना आएगा 12 20.78 सीएम स्क्वायर, एकदम एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 रखेंगे तो इतना आएगा। अगर यहाँ पर 3.14 रखते हैं तो थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगा बस, और ज़्यादा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर ये है, मतलब दीर्घ का देखें तो ये है, लघु का देखेंगे तो 36.32 सीएम स्क्वायर होगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर आ चुका है। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस सेट को पूरा सॉल्व कर चुके हैं 7 सेट को। यदि फ्रेंड्स आप इसके पहले के सेट को देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। आपको एक तरफ से इसके पहले के 6 सेट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।